अध्याय 6 आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। हेनरी डेविड थोरो। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युद्ध अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूंगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिलें उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं, बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है, उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते, तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्मप्रेरित, इंटरनली ड्रिवन होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्मप्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। सेल्फ एस्टीम इज आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हों।
ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे। सम एडवांटेजेस ऑफ हाई सेल्फ-एस्टीम। लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को, दूसरों को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, हाई सेल्फ एस्टीम, दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नजरिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और जिंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरों की जरूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नजरिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेनदेन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद देता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख, क्रेडिबिलिटी गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इसमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं हैं, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर देती है। वे आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं, मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी, ईगोटिस्ट और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते हैं। वे आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नजरिए वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता है। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती हैं और बेहुदगी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आमतौर पर सुने सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गधे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते, क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि इन्हें पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनुक मिजाजी, टची होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का फ्राजाइल ईगो होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है। संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी में क्या फ़र्क है? What is the difference between being touchy and being sensitive? तुनुक मिजाजी एक कटीला नजरिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता एक सकारात्मक नजरिया है। ये दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है।
कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल वे ये कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुनक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीदें होती हैं और वे निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। 1. वे हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राय जानने में फर्क है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। 2. वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं, दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। 3. वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मवे से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो, वह असरदार नेता, लीडर नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उसकी इज्जत घट जाती है। 4. उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते। दूसरी ओर, अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमजोर आत्मसम्मान की निशानी है। जिन हालात में दया दिखानी चाहिए, उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। 5. आत्मविश्वास की कमी की वजह से वे पिछलग्गू, कन्फॉर्मिस्ट बिहेवियर बन जाते हैं। वे सोचते हैं, जब हर इंसान ऐसा कर रहा है, तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। हम हर रोज लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं। ये जनाने के बावजूद कि वे जो काम कर रहे हैं, उससे उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों से मान्यता पाना चाहते हैं। 6. वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी ही अन्य चीजें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो अक्सर वे ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता और ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। वे ये सारे काम केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए करते हैं, जबकि कोई जरूरी नहीं होता कि वे उन्हें पसंद करते हों या उन्हें तारीफ लायक मानते हों। 7. कई बार वे अड़ियलपन दिखाते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेतुकी हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ चढ़ कर डींगे हाँकने वाले, कक्षा में जोकरनुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार ढुलमुल हो जाता है। वे सत्ता, जिसके पास भी अधिकार हो, के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फर्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत के साथ बगावत की, लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उनके पास अधिकार है, भले ही वे सही हों। वे असामाजिक और अंतर्मुखी, विथड्रॉन होते हैं। वे दिशाहीन होते हैं और उनका नजरिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता।
उनका ये रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपनी तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ करते समय उन्हें अंदेशा रहता है कि कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए और अपनी तारीफ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीजों से काफी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीजों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं और कैसे कपड़े गहने, यदि हम महिला हैं तो, पहनते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इन चीजों को इंसान बनाता है, ये चीजें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी जिंदगी पर दिखावा और सनक हावी रहते हैं। डिजाइनर के लेबल को वे अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीजें ले ली जाएं, तो वे शर्म से मर जाएंगे। वे एक चूहा दौड़ में फंसे होते हैं। लिली टॉमलिन ने सच ही कहा है। चूहा दौड़ के साथ समस्या यह है कि दौड़ जीत जाने पर भी हम चूहे ही रहते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता, वे असभ्य होते हैं। वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान अतिवादी, एक्सट्रीम व्यवहार को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले आदमी जैसा ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान इसलिए अकेला रहता है कि वह लोगों की सोहबत में परेशानी महसूस करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों के लक्षणों की तुलना। Here are some comparison characteristics of people with high and low self-esteem. ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग विचारों के बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट आइडियाज, दूसरों की परवाह करते हैं, केयरिंग एटीट्यूड, विनम्र, ह्यूमिलिटी, सत्ता का सम्मान, रिस्पेक्ट्स अथॉरिटी, दृढ़ विश्वास भरा साहस होता है, करेज ऑफ कन्विक्शन, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस, चरित्र की चिंता करते हैं, कंसर्न्ड अबाउट कैरेक्टर, दृढ़, असर्टिव, जिम्मेदारी कबूल करते हैं, एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हितों की चिंता, सेल्फ इंटरेस्ट, आशावादी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट पीपल, दूसरों की आलोचना करते हैं, क्रिटिकल एटीट्यूड, घमंडी, एरोगेंस, सत्ता से विद्रोह, रेबल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, साथ में रहने के लिए साथ निभाते हैं, गोज अलोंग टू गेट अलोंग, भ्रमित, कंफ्यूजन, प्रसिद्धि की चिंता करते हैं, कंसर्न्ड अबाउट रेप्यूटेशन, आक्रामक, अग्रेसिव, पूरी दुनिया पर इल्जाम लगाते हैं, ब्लेम्स द होल वर्ल्ड, स्वार्थी, सेल्फिश, निराशावादी। 138 जीत आपकी, मुखौटा क्यों लगाएं, वाई पुट ऑन अ मास्क। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्व दिखाने के लिए उसने फोन उठा लिया और दरवाजा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतजार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिलाकर फोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। कुछ मिनट के बाद उसने फोन रखकर इंतजार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर, मैं आपका फोन कनेक्ट करने आया हूँ। संदेश क्या है? What is the message? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों करना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? Why pretend? हमारा चरित्र उन सारी बातों से आंका जाता है जिन्हें हम करते या नहीं करते हैं, पसंद करते या नापसंद करते हैं।
हमारे चरित्र का पता इन बातों से लगता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोहबत से बचते हैं। हम दूसरे लोगों, खास तौर पर अपने मातहतों, बुजुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कैसी किताबें, फिल्में और संगीत पसंद करते हैं। हम कैसे मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर हो जाता है। तो दिखावा क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है, तो वह अपनी कोशिशों से दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने योग्य बन जाता है। सकारात्मक आत्मसम्मान, नकारात्मक आत्मसम्मान। 1. आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मतिरस्कार, सेल्फ पुट डाउन। 2. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसंशय, सेल्फ डाउट। 3. आत्ममहत्व, सेल्फ वर्थ, आत्मप्रताड़ना, सेल्फ अब्यूज। 4. आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मनिषेध, सेल्फ डिनायल। 5. आत्मप्रेम, सेल्फ लव, आत्मकेंद्रित। 6. आत्मज्ञान, सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्मप्रवंचना, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिसीट। 7. आत्मानुशासन, आत्मलीनता, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंडल्जेंस। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म छवि, सेल्फ इमेज है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियां नहीं हैं, तो हम उन्हें दूसरों के साथ बांट भी नहीं सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन, इवैल्यूएट करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। ये स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से मदद करनी होगी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजहें, कॉजेज ऑफ लो सेल्फ-esteem। हम जन्म लेने के साथ ही अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लगते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग और पुख्ता बना देते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता या नकारात्मक आत्मसुझाव, नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव ऑटो सजेशंस। नकारात्मक आत्मवार्ता के दौरान हम खुद से जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कहते हैं। मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती है और हमें नीचे गिराती हैं। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। वातावरण, एनवायरनमेंट, घर, होम। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। परवरिश, अपब्रिंगिंग। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन ये सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। सुकरात। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगुना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती,
जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, विश्वास और मूल्यों, वैल्यूज को विकसित करते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ियों के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफी इज्जत करते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों को आदर्श के रूप में देखते हैं। नन्ही आँखों के घेरे में तारांकन, रात और दिन दो नन्ही आँखें देखे तुझको, तेरे हर एक शब्द पर उसके कान लगे हैं, उसके छोटे हाथ चाहें तुझ सा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुझ सा ही बनना, सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो। रत्ती भर संदेह नहीं है उसको तुझ पर, भक्तिभाव से करता वो विश्वास है तुझी पर, तेरी कचनी करनी ही सवार है उस पर, तुझ सा गर वो कहे करेगा तभी तो बन पाएगा तुझ सा, आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना करे। अटूट विश्वास है तुझ पर उसकी आंखें तुझे दिन रात तके हैं बनाए, राह अपने नित्य कर्म से उसके लिए जो इंतजार में है बड़ा होकर तुझ सा बनने की। बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं? What makes a child delinquent? उसे बताइए कि हर चीज की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ न रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर चीज पर फिसलेगा। उसे सिखाए कि जिंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर तिकड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से ही वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वह इस सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी जिंदगी की जरूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज तश्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गधे लफ्जों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल का होने का इंतजार कीजिए ताकि वह अपने बारे में खुद फैसला कर सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराए बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए। उसे ये कभी न सिखाए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उसकी गलतियों के बारे में ये सोचकर कभी कुछ न बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा, कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगी। लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज जैसे कि किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाए। उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा ये होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालने की आदत हो जाएगी। वह जो भी चीजें देखना सुनना चाहे उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वह जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी न समझाए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का सामना कभी न करना पड़े जिनका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने और ऐशोआराम की सारी शारीरिक जरूरतों को ये सोच कर फौरन पूरा कीजिए कि चीजें न मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने ये सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो ये कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ कर न सका। उसे ये सोचकर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण रखने के बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है।
अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वह खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्यायसंगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। आत्मविश्वास विकसित करना बिल्डिंग SELFCONFIDENCE। एक युवा दंपत्ति अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके बाद उस चुंबन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुंबन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोजमर्रा की यह छोटी सी बात उनमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती थी। कितना सुंदर विचार है। शिक्षा, एजुकेशन। किसी चीज को न जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर सीखने की इच्छा न होना जरूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी जिंदगी के शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी का पाठ पढ़ाया जाता है, आमतौर पर वे उसे कभी नहीं भूलते। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज की, यही तो चाहते हैं। सत्यनिष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल, ये ईमानदारी की बुनियाद है। नौजवानों पर किसी चीज का असर आसानी से डाला जा सकता है। जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेताओं जैसे अपने मार्गदर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल से तौलिया चुराने या किसी रेस्तरां से बर्तन चुराने जैसी घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हैं, तो वे निराश होते हैं। उनके मन में अपने मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती। ऐसी चीजें लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। घटिया आदर्श, पुअर रोल मॉडल्स। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वे हर रोज अपने लंच बॉक्स में यही चीजें घर लाया करते हैं। गलत तुलना करना, मेकिंग अनफेयर कंपैरिजन। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को हीन महसूस करने लगता है। दूसरों से तुलना किए जाने पर आमतौर पर हमें उनसे ज्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगी भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपनी काम करने की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव, फेलियर और सक्सेस रिपल इफेक्ट। इस कहावत में काफी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है, और कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमजोर खिलाड़ी के मुकाबले खिलाता है और उस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। उससे बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। यही सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता।
हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइजर हों, बच्चे से पहले आसान काम कराते हैं। हर बार काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा उठता जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस शक्ल लेने लगता है। अपनी और बच्चों की असफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। असफल होने को असफलता मानने की गलती करना, कंफ्यूजिंग फेलिंग विथ फेलियर। सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। सोइचिरो होंडा मोटर कारपोरेशन के संस्थापक। किसी खास मामले में असफल होने पर ज्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिल सकती है, पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब मैदान छोड़ दें। अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैरवाजिब उम्मीदें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफेक्शन बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। उसे 5 विषयों में ए ग्रेड और एक विषय में बी ग्रेड मिला है। आमतौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें बी ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे को बी ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चा दरअसल ये चाहता है कि उसे 5 विषयों में ए ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। ए ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में ए ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम भी कर सकता है। जरा सोचिए कि उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीजों को मान्यता दीजिए, पर अपना स्तर मत गिराइए। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आजादी छीन लेता है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे। ये तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता। यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और न ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम ये करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके पांव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है,
लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांसभक्षी जानवर, प्रेडेटर्स, उसे खा जाएंगे और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या ये प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को और अधिक इस्पात देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। जे. एडगर हूवर। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आज़ादी देता है। डिसिप्लिन गिव्स फ्रीडम। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाज़त दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज खाने की इजाज़त दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। आज़ादी मनचाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन के वश में रखने से मिलती है। एपिटेटस। लोगों के मन में ये गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है। लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों, वैल्यूज और अनुशासन के फायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती है। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी, धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए, पतंग का क्या हुआ होगा? वह नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही हैं, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने में मदद दे रही होती हैं। हमारी जिंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। I want to be free। हम ये जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? अगर हर इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था? यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस। मैंने ये सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा है। अगर हमारे बच्चे को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास न जाना चाहता हो तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। पेरेंटिंग इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। एक डकैती के मुलजिम को सजा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल से पेंसिल चुराए। मेरे माँ बाप ने ये जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन चुराए। उन्होंने उस वाकये को भी जानबूझकर नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीजें चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थीं, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था।
हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता, पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं। बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाए बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी तैयारी त्याग और अनुशासन से ही संभव है। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जर्नल ऑफ द अमरीकी फैमिली एसोसिएशन। खुद से पूछे, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन के जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद जरूरी है। आज की फिलॉसफी है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते सुना है कि मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हों, अगर इससे उन्हें मिल रही है, यह मेरे लिए जरूरी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटते कि उसका सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है परवर्शन, हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। ये हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिलाजुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की जरूरत है, वे चाहे हमें पसंद हों या न हों। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थक कर सोई माँ को क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजहें हैं: प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हमें अनुशासन की भी जरूरत होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी ही हो। जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करें जो किया जाना चाहिए या जिसे करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियाँ, लेबलिंग एंड पुट डाउन्स बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार से लल्लू या भोंदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर जिंदगी लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही सात्वित करते हैं। ये लेबल जिंदगी भर के लिए ही नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। भारत में जाति प्रथा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि टेबल लग जाना कितना तकलीफदेह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो और क्या है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेबल लगाते हैं: तुम भोंदू, डम हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की शिक्षा, टीचिंग द राइट वैल्यूज। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक डाक से भेज दिया गया है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइजर से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें सच्चाई सिखाएंगे, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं।
जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर वह उसी से झूठ बोल रही है। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके स्टेप्स टू बिल्डिंग ए POSTIVESELFESTEEM। अपनी कमियों को खूबियों में बदलें, टर्न स्कार्स इनटू स्टार्स। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वे मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बीथोवन भी थे। उनकी अक्षमता, हैंडीकैप, क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में एक थे मिल्टन। उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। विल्मा रूडोल्फ की कहानी, द विल्मा रूडोल्फ स्टोरी। विल्मा रूडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल न्यूमोनिया और काला बुखार, स्कारलेट फीवर ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। ये सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका, रनर, बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आए। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जूटा हाइनर से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। इसलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बेटन ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता।
ये जात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयां नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ें, तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी नासमझी सीखें, लर्न इंटेलिजेंट इग्नोरेंस। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गए थे। उनमें इतनी समझ तो थी कि V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीनों के बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बना कर ले आए। ये कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहां एक ओर यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांधती हैं। भौरा, द बम्बलबी। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफी कम होता है। उड़ान के नियमों, एरोडायनामिक्स के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौर को इस बात की खबर नहीं है और वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते, तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते। Do something for others who cannot repay we in cash or kind। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर कार्ल मेनिंगर से एक बार पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मेनिंगर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मेनिंगर ने कहा, मैं ऐसे इंसान को ये सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्से में जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करें। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए। इससे हमारा महत्व खुद की नजरों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। ये हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी जरूरत होती है। तारीफ लेना और देना सीखें। लर्न गिव एंड रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हों, तो उसे शिष्टता और नम्रता से 2 शब्द, आपका धन्यवाद, कहते हुए स्वीकार करें।
यह विनम्रता की निशानी है। जिम्मेदारी कबूल करें, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानबाजियों से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह न बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है। हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार आएगा। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। जॉन एफ कैनेडी। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती हैं। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर, मिट्टी के कटाव को रोककर और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सकें। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे ये दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ कर सकेंगी। अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 साल के हैं, तो हमको अब भी 365 गुना 35 दिन जीना है। अपने आप से यह सवाल पूछें कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या ये सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। आत्मानुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता, बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब है। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते खाते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। अपने लक्ष्य तय करें, सेट गोल्स। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वे कामयाबी में नहीं बदले जा सकते, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ें, एसोसिएट विद पीपल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। दोस्ती की परख, टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। जॉर्ज वॉशिंगटन। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते। अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए हुए देखे तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अगाती ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं, बड़ा मजा आया, मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उनका यही मजा उनकी जिंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीजें शुरू होती हैं, वास्तव में उनसे दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे, तब वे कहाँ होंगे?
वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है, तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे? ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों का दबाव, पेयर प्रेशर। जब किसी इंसान में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर होती है, तो ये साफ है कि उसमें साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है। इससे हमारे साथी खुश रहते हैं और हमारा मजाक बनाए जाने का डर नहीं रहता। मगर यहीं पर ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फर्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर, स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वे जवाब देने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम रखते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करते। थोड़ी सी ढील चलती है, मॉडरेशन। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल ये है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं बन पाएगा तो उस काम को छोड़ दूंगा। क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाओं का थोड़ा बहुत सेवन ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज संबंध रखना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलील देते हैं कि मैं जब चाहूं तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूं। वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाहरी असर से नहीं, बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। Become internally driven, not externally driven। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुशमिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फोन करके कहे कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि वह ये बातें ईमानदारी से कह रहा है। ये सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है, बहुत अच्छा। मगर अगले दिन जब वह झुंझलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फोन करके कहता है कि तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखेबाज हो, ये सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है, बहुत ही बुरा। जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मैंने बहुत बुरा महसूस किया। मेरी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वह इंसान। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज नहीं। ये हुई बाहरी दबावों से चलने की बात। मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फोन किया और मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा तो सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अगर वह मेरी तारीफ में ये बातें न भी कहता तो भी मैं अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान ही हूँ। और अगले दिन जब उसने मेरी बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे, पर वे मुझमें छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि अपनी नजरों में मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूँ। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं, तुम मुझे नाराज करते हो, तो यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल अंदरूनी है। कोई भी आपकी इजाजत के बगैर आपको हीन, छोटा महसूस नहीं करा सकता। एलिनोर रूजवेल्ट। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियां दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक न गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज न ली जाए तो वह चीज किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इनकार करता हूँ। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिए। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था।
जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे, तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं परेशान क्यों हुआ, मैं गुस्सा क्यों हुआ, मैं निराश क्यों हुआ। तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय सूझने लगते हैं। खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछें कि उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है, तो हमको बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर लोग धन दौलत ऐशोआराम की चीजों के नाम बताएंगे, लेकिन असली खुशी उन चीजों को पाने में नहीं है। खुशी बनने में है, न कि पाने में। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी यह जरूरी नहीं है कि वह खुश हो। इसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच है। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है, जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं, यह उतना ही आगे उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं तो ये हमारे कंधे पर खुद ब खुद बैठ जाएगी। खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं। डेवलप अ माइंडसेट दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं। खुद के प्रति ईमानदार रहें। खुद से ही मुकाबला करें। नीचे लिखी बातों को अपनाएं। हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढें। खुश रहने का फैसला करें। अपने पैमाने समझदारी से तय करें। गलत आलोचना से परेशान न होने की क्षमता बढ़ाएं। छोटी से छोटी चीज में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें। खुद को रचनात्मक कामों में लगाए रखें। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। चीजों पर काबू पाना सीखें। चिंतित न रहें। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। न तो अपराध बोध के शिकार हों और न ही किसी के लिए मन में मैल रखें। खुद को सही आत्म सुझाव दें। गिव योरसेल्फ पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीके को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस तरह आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीके को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेता है। इन तरह के आत्म सुझावों के कुछ उदाहरण ये हैं। मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं इसे कर सकता हूँ। मैं हिसाब में अच्छा हूँ। मेरी याददाश्त अच्छी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। Our greatest strength can become our greatest weakness। हमारा कोई गुण हद से ज्यादा बढ़ने पर कमजोरी में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर, सेल्स के पेशे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छी बोलचाल वाले सेल्समैन ज्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर असफल भी होने लगते हैं। उनकी खूबी उन्हें कामयाबी के पास ले जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर कमजोरी बन जाती है और वे नाकामयाब होने लगते हैं। सुनना भी एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में ये खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। Our greatest weakness can become our greatest strength। गुस्सा एक कमजोरी है। इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है? इसका नमूना एक महिला ने मैड बनाकर पेश किया। मैड का मतलब है मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। मैड मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग नाम की संस्था एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने ये समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त न करने का फैसला किया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वे जरूरी कानूनी बदलाव लाने में भी सफल हो रहे हैं।
ये गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदलने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल डाला। धीरज रखें, हैव पेशेंस। धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। ब्रियान एडम्स। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर न आए, लेकिन कुछ न कुछ असर जरूर होता है। चीन में वांस, बैम्बू ट्री का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का भी कोई निशान नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है कि बांस का ये पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे, जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती, तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक देखरेख न की जाती, तो बांस का वह पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा नजर न भी आए, तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी, धीरज और आलस में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है। एक अंग्रेजी कहावत, अपनी सारी मजबूरियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। टेक इन्वेंटरी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं, मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियां पहचानेंगे ही नहीं, तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम क्या करना और बनना चाहते हैं। ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरी, वीकनेसेस। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्जों से ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ए दुनिया, आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। वर्ल्ड, माई सोन स्टार्ट्स स्कूल टुडे। ए दुनिया, मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएं। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था। इसने अपनी चहारदीवारी के बाहर कभी झांका नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह ये सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ए दुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सके हो प्यार से। मैं जानता हूँ कि इसे एक दिन ये समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे ये भी सिखाएं कि संसार में हर धूर्त के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहाँ एक दुश्मन है तो वहाँ एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ही यह सीखने में मदद करें कि बुरे और धौंस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उड़ते पंछी, गुनगुन करते भौरे और हरी भरी वादियों में खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे ये भी सिखाएं कि बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हों कि वह गलत है। मेरे बच्चे को वह शक्ति दें जिससे वह भीड़ का हिस्सा न बनकर भीड़ चाल न चले, जबकि सारा संसार चल रहा हो।
इसे ये तो सिखाएं कि वह दूसरों की बात सुने, लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पर परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा का आवाज को सोने चांदी के सिक्कों से न तौलें। इसे ये सिखाएं कि वह लोगों के कहने में न आए और अगर वह अपनी सोच में खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादों पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाएं, लेकिन ए दुनिया, इसे बिगाड़े मत और कमजोर न बनाएं, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, मगर ए दुनिया, फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वह एक बहुत प्यारा बेटा है। हस्ताक्षर अब्राहम लिंकन। कार्य योजना, एक्शन प्लान। 1। ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने हर निराशा को आशा में बदल दिया हो। अच्छी किताबों को पढ़ने या हौसला बुलंद करने वाले कैसेटों को रोजाना सुनने की आदत डालें। 2। बदले में कुछ पाने की इच्छा किए बगैर अपने समय और धन का कुछ हिस्सा भलाई के कामों में लगाएं। ये काम लगातार और करीने से करें। 3। बुरे असर से दूर रहें, साथियों के दबाव में न आएं। 4। ईमानदारी और नम्रता से प्रशंसा करें और पाएं। 5। अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। 6। खुद अनुशासित होना सीखें, भले ही उससे परेशानी महसूस हो। 7। ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ रहें। 8। रचनात्मक बनें, अपनी कमजोरियों को अपनी खूबियों में बदलने के रास्ते ढूंढें। 9. धीरज रखना सीखें, अगर नतीजे साफ न दिख रहे हों तो भी हिम्मत न हारें।